हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, है ना। जिसमें हम लोग पाठ परिचय, जिसमें लेखक का परिचय, पाठ का सारांश और प्रश्न उत्तर जो भी था वो हम लोग क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है 20 के दांत। 20 के दांत जिनके राइटर कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। 20 के दांत जिनके राइटर का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। तो आइए लेखक परिचय हम लोग जान लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आपका लेखक का जो जन्म है, जो आपके नलिन बिलोचन शर्मा है, उनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था, यानी कि ये पटना के ही निवासी थे, है ना। पटना में ही इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1916 ईस्वी में, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था और उनके ये ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े बेटे थे। ठीक है, ये जो नलिन बिलोचन शर्मा है अपने पिता के अपने सबसे बड़े बेटे यानी कि सबसे बड़ा भाई ये थे। इनकी माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को होती है। कब होती है? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। कहता है इनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में क्या किया? एमए किया। ठीक है, इनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई हुआ है पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ है और पटना विश्वविद्यालय से, जो पटना में विश्वविद्यालय है वहां से उन्होंने संस्कृत में और हिंदी में क्या किए हैं? एमए किए। ठीक है, बीए के बाद एमए होता है, ठीक है ना। प्रमुख रचनाएं इनकी क्या क्या रचनाएं हैं वो कहता है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, साहित्य तत्व और आलोचना, 20 के दांत, संत परंपरा और साहित्य। ये सारे जो है इनकी क्या है, कुछ क्या है, रचनाएं हैं। जो रचनाओं में हम लोग पढ़ेंगे 20 के दांत, ये रचना हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इस पाठ में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आपका है पाठ परिचय। आइए पाठ आखिर क्या कहता है, किस आधार पर यह पाठ लिखा गया है उसकी चर्चा करते हैं। तो कहता है प्रस्तुत कहानी 20 के दांत में मध्यम वर्गीय अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। किसका उजागर किया गया? मध्यम वर्गीय अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक ओर सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। कह रहा है कि मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब इसमें व्यक्ति हैं जैसे महत्वाकांक्षी और सफेद पोशी व्यक्ति जो अपने भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार को क्या किए हुए हैं? छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय है जो अनेक तरह के थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। एक सेन साहब है इस पाठ में, एक जो है सेन साहब है, एक कौन है? मदन है। तो क्या नाम था? गिरधर। सेन साहब जो कि एक मालिक का रोल इसमें निभाते हैं और गिरधर जो है एक क्या है? नौकरी पेशा यानी कि उनके यहाँ नौकरी करता है, उसका रोल यहाँ पे निभाता है। कहता यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण नमूना पेश करती है। मतलब कहता है कि यह कहानी जो है सामाजिक भेदभाव, समाज में जो भेदभाव हो रहा है, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार, जैसे होता है ना कि बहुत सारा बच्चा अगर बदमाश भी है तो ज़्यादा प्यार लाड़ दुलार से जो है वो क्या होता है? बिगड़ जाता है ना। अगर कोई बच्चा छोटा है उसको ज़्यादा लाड़ प्यार कीजिएगा तो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो उसके कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण नमूना यहाँ पे पेश करता है। तो आइए पाठ क्या कहता है? 20 के दांत। क्या है आपका? 20 के दांत। आइए कहानी को पढ़ते हैं। कहता सेन साहब की नई मोटर कार
अब ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पे आपको हम पॉइंट करेंगे उस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव जितना भी प्रश्न बनेगा वो पॉइंट को हम यहां पे बताते हुए चलेंगे। ठीक है, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। किस चीज में खड़ी है? बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड, काली है चमकती हुई स्ट्रीमल इंड, गाड़ी का नाम क्या है? स्ट्रीमल इंड। और कैसी, कलर कैसा है? काली। जैसे कोयल घोंसले में की कब उड़ जाए, मतलब काली है एकदम बिल्कुल चमचमाती हुई, नाम है स्ट्रीमल इंड, और ऐसे है जैसे कोयल घोंसला में होती है, एकदम कब उड़ जाएगा कुछ पता नहीं है, इस प्रकार से वो कोयल से वर्णन किया गया है। कहता सेन साहब को इस कार पर नाज है, सेन साहब को इस कार पर क्या है? नाज है, गर्व है, और बिल्कुल नई मॉडल है। बिल्कुल कैसी मॉडल है? नई मॉडल। स्ट्रीमल इंड जो है उस समय की, इनके समय के नई मॉडल, जैसे अभी मान लीजिए कि नया मॉडल क्या है? नया मॉडल स्कॉर्पियो का जो स्कॉर्पियो एन है ना जी, नया मॉडल है उसका स्कॉर्पियो एन, हाई मॉडल है। उसी प्रकार से उनका जो है ये क्या है? नई मॉडल था। कितना में आई है भाई? 7,500 में आई है। कितना में आया है? 7,500 रुपया में आई है स्ट्रीमल इंड। तो दाम कितना हो गया? 7,500। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। चमक ऐसी है कि उस काले रंग में क्या है? अपना मुंह दिख सकता है, अपना शक्ल आप देख सकते हैं। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की सामत ही समझो। कहीं पर अगर उस गाड़ी में अगर धब्बा दिख जाता है तो सेन साहब अपने गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, सोफर को ड्राइवर को ही कहा जाता है सोफर, और क्लीनर मतलब होता है साफ करने वाला, जो क्लीनर होता है ना, क्लीनर जो लगाते हैं हम लोग साफ करने वाला, तो क्लीनर और सोफर की सामत समझो, मतलब कि क्लीनर से घिस घिस के, सोफर की भी जो है क्या है? सोफर की भी जो ड्राइवर है उसकी सामत समझो। मेम साहब की सख्त ताकीद है, सख्त हिदायत है ना, ऑर्डर है कि खोखी गाड़ी के पास भटकने ना पाए। खोखा मतलब बेटा होता है, और खोखी मतलब क्या होता है? बेटी होता है। ठीक है, खोखा मतलब बेटा होता है, खोखी मतलब क्या होता है? बेटी होता है। तो इनकी जो पत्नी है मेम साहब, उनको सख्त हिदायत है, सोफर को एकदम सख्त हिदायत दे दिया है कि यहाँ पर खोखा खोखी भटकना नहीं चाहिए। गाड़ी के पास में ना तो खोखा भटकना चाहिए ना खोखी भटकना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है। इनकी 5 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5 बेटियां हैं। 5 ठहरा और 100 भी लड़कियां। तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। तहजीब और तमीज मतलब बोलना, चालना, उठना, बैठना, एकदम समझो कि वो क्या है? एक मूरत है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। और अनेक उनके माता पिता को इस बात पर क्या है? गर्व है। कहता क्या करना चाहिए ये उसको सिखाए चाहे ना सिखाए, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए ये उसको अच्छी तालीम दी है, अच्छी शिक्षा दी है। समझ गए? कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, ये सारी चीजों की जो है तालीम उसको दिए हैं। ठीक है ना? तो कह रहा है क्या क्या नहीं नहीं क्या क्या करना चाहिए उसकी तो तालीम वो दिए नहीं दिए वो बात की बात है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ना उसकी तालीम इन्होंने क्या है? बहुत ही अच्छे से दिए हैं। ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, ये तालीम बहुत उसको अच्छा से दी, अच्छे से सिखाए हैं। कहता वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है, और कहता कि वो कभी भी किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को छू छा करके तोड़ती फोड़ती नहीं है। और इस बात का सेन दंपति को, यानी सेन साहब के पति, सेन साहब और उनकी पत्नी को नाज है, गर्व है कि हमारी बच्ची जो है वो एकदम बिल्कुल कठपुतली है, जैसे उसको कहते हैं वैसे वो करती, जैसे चलाते वैसे वो चलती है। इसको उनको गर्व है इस बात का। कहता है वे दौड़ती है और खेलती भी है, दौड़ती भी है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के समय। कब खेलती है? केवल शाम के समय खेलती है। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, और वो खेलती भी इसलिए है क्योंकि उनको ये सिखाया गया है ना कि खेलना सेहत के लिए जरूरी है, इसलिए वो खेलती है। अगर सेहत का बात नहीं होता तो वो खेलती भी नहीं।
खेलना भी उसको बंद कर दिया जाता है ना। कहता है कि वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे। तारिका मतलब समझते हैं? नहीं, कृष्ण भगवान में को तारिका नहीं थी, हा 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 करके हंसती थी, है ना। तो कहती है हंसती भी ऐसे है, जैसे नहीं होता एक मीठी मीठी मुस्कान की तरह, है ना। बहुत सारा ही करके हंस देता है, एकदम राक्षस वाला जो है भेष बना लेता है, नहीं, तो वो हंसती भी ऐसे एकदम मीठी मीठी मुस्कान के साथ हंसती है। और ऐसी हंसती है ना कि जो समाज की जो तारिकाएं हैं, जो ही करके हंसने वाली है, उनसे कुछ सीखना चाहे, है ना। वो तारिकाएं जो है वो क्या करना चाहे, सीख सकती है उनसे, तो सीख ले। अगर सीखना चाहे तो क्या कर सकती है, सीख सकती है। कहता है पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं होगा। कभी भी किलकारी मार करके वो नहीं हंसी है, वो आसपास का सोसाइटी वाला कभी ये नहीं सुना है कि कभी ये बच्ची जो है किलकारी मार करके हंसी होगी। कहता सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं, अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। कहता है कि अपना आस पड़ोस वाला जो भी रहता है वो अपने बच्चे को कहता है कि वो तुम लोग हो, एक देखो सेन साहब की जो बच्ची है उनको देखो, एकदम फूल के गमला तोड़ने के लिए बनी है, फूल तोड़ने के लिए बनी है। तू लोग बंदर कुछ भी तोड़ते रहते हो, उनसे कुछ सीखो, है ना। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। मान लो कि कांच का प्लेट लाए, फट से आज लाए, शाम को टूट गया, तो वैसे घर में कुछ रहेगा? मिट्टी का बर्तन लाए, टूट गया। कोई अच्छा सा जो है शोभा की वस्तु लाए, टूट गया। तो ये वहां से कह रहा है कि बताओ, एक सेन साहब की जो है बच्ची है, सब लोग किसी सामान को तोड़ती फोड़ती नहीं, तुम लोग बंदरवन सब कि कोई सामान को छोड़ते नहीं हो, आया नहीं कि उसको तोड़ने में लग जाता है, ठीक है। आगे चलिए। कहता है सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। लड़कियों से मोटर की कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन उसमें एक था खोखा भी तो है। खोखा मतलब बेटा, अब 5 गो पर एक लौता बेटा है, तो उसका आप लक्षण जान ही सकते हैं। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है और वो भी सबसे छोटा है, एक ही को है और सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। कहता है कि खोखा उनका बेटा है, 5 लड़कियों पर एक बेटा हुआ है, और बेटा भी ऐसा है कि नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा। मतलब इसका जन्म तब हुआ जब सेन दंपति को, यानी कि सेन साहब और उनकी पत्नी को उम्मीद नहीं था कि अब भी बच्चा हो सकता है। मतलब उम्मीद खत्म हो गया था कि अब हमको बच्चा हो सकता है, तब जाकर के खोखा का जन्म हुआ। अब जन्म हुआ, नाउम्मीद बुढ़ापे का सहारा। जब उम्मीद नहीं होता है और वो जब आया है भाई, तो उसको प्यार दुलार और सबसे ज्यादा उसको मिलेगा। जाहिर सी बात है, सबको इच्छा होता है कि हमारा एक बेटा हो, चाहे 5 को बेटी रहे, 10 को बेटी रहे, उस पर कोई वैल्यू नहीं है। एक अगर हो गया ना तो सब कुछ वही है, चाहे तुम कितनो गलती करो सब माफ है कि नहीं। चलिए, लेकिन कहता है कि सेन साहब बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन सेन साहब और उनकी पत्नी अपने आप को बूढ़ा बूढ़ी कहने के लिए रेडी नहीं है। और कह रहा है सेन साहब तो बूढ़ा लगते भी नहीं, अपने आप को एकदम यंग फिट रखे हुए हैं, है ना, बॉडी सॉडी एकदम बना करके रखे हुए हैं। तो कहता है लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। मतलब उनका जन्म तब हुआ खोखा का जब दोनों सेन दंपति को जो है उम्मीद नहीं था, इसलिए खोखा क्या है, जीवन का क्या है, अपवाद है। जब जन्म उसका नहीं हो सकता था, दोनों मान लिया था, लेकिन उसका जन्म हो जाता है तो क्या हुआ, जीवन का अपवाद है ना हुआ। उस उम्र में जन्म हुआ जब बच्चा जन्म नहीं ले सकता है, तो वो क्या है, जीवन का अपवाद है। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। कहता है कि तो स्वाभाविक सी बात है कि जब वो जीवन के नियम का अपवाद है तो घर के नियम का भी क्या होगा,
अपवाद होगा। मतलब लड़कियों के लिए अलग नियम बनाया गया है और लड़कों के लिए क्या है, अलग नियम बनाया गया है। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वो किससे हो सकता है, खोखा से ही हो सकता है, काहे कि इकलौता है, बदमाश है, ये होगा, ऐसे इकलौता बदमाश होता है। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और नहीं अगरबत्ती नहीं है, आरती है। 5 लड़कियां थी, पांचों का नाम देखिएगा, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। पांचों हुई तो पांचों लड़कियां है तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, इन सब के लिए क्या है, अलग नियम थे। दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग दूसरी नियम थी। मतलब उसके लिए अलग नियम है, अलग शिक्षा है, लेकिन खोखा के लिए अलग नियम और अलग शिक्षा दिया जाता है। कहता है, कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। खोखा बाप की बेटा, खोखियन सबके कर बेटी थी, बाप के नहीं था, माँ की थी, है ना। उसे तो इंजीनियर होना ही है, कहता उसे तो इंजीनियर होना है, वो अपना बेटा, बाप का बेटा है ना, तो उसे क्या होना है, इंजीनियर होना, इंजीनियर बनना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे और कहते हैं कि अभी से ही उनको क्या लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी और ट्रेनिंग भी जो है उसको वैसी ही दी जा रही थी खोखा को। कहता बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी क्या कर लिया था, बदल लिया था। उसका जो स्वभाव था वो दुर्ललित था। दुर्ललित का मतलब है कि थोड़ा सा जो है नटखट स्वभाव था उसका। तो नटखट स्वभाव होने के कारण सेन साहब का जो घर में जो नियम था वो नियम वो फॉलो नहीं कर रहा था। नियम फॉलो ना करने के कारण उसके लिए सेन साहब नियम ही बदल दिए, है ना, नियम बदल दिए। बेटी के लिए नियम लागू है और बेटा के लिए नियम कोई लागू नहीं है। कहते अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। चूंकि सेन साहब इंजीनियर थे और इनको एक ड्राइंग रूम, मतलब एक होता है ना, हॉल होता है ना, गेस्ट रूम बैठने वाला, एक भड़कीला ड्राइंग रूम जहाँ पे कुछ महंगी महंगी चीज़ें लगी हुई थी। तो भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और जब बातचीत करने का कोई विषय नहीं बचता है तो इस बात पर आ जाते हैं कि आपका बच्चा क्या करेगा, आपका बच्चा क्या करेगा, आपका बच्चा क्या करेगा, इस बात पर आ जाते हैं। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। तो सेन साहब कहते हैं कि हम अपना ढंग से इसको क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे। करेंगे क्या, कर रहे हैं। कहता करेंगे क्या, कर रहे हैं, अपने ढंग से ट्रेंड क्या करेंगे, कर रहे हैं साथ में। कहता आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, आजकल की जो पढ़ाई लिखाई है वो क्या है, फिजूल है। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो अपनी तरह क्या बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन या क्या बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। दूरदेशी का मतलब है कि दूर से बोलना, मतलब ऐसा बोलना कि चुभ जाए, है ना। नहीं बोलते किसी को बोल भी दिए और उसको पता भी ना चले, नहीं बोलते किसी को, जैसे किसी के कटाक्ष में, जैसे किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ दूर से बोल भी दिए और उसको पता भी नहीं चला, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप जो है नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नहीं पढ़ते तो घर में मम्मी बोलते होंगे कि देखिए ना फलनमक बेटवा नहीं पढ़ता है, ना पढ़ा लिखा, देखिए कैसे आज जो है कचरा ढो रहे हैं। तो वो जो है उसको नहीं बोल रहे हैं, वो सुना रहे हैं आपको, है ना, उसी को बोलते दूरदर्शी, दूर से बोलना, ठीक है ना। आ जाइए, कहता आप देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दीजिए, किंडरगार्टन स्कूल में उसको क्या कर दीजिए, भेज दीजिए। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ाई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करें। लोग कह रहे हैं सेन साहब को कि सेन साहब अपने बेटा को किंडरगार्टन स्कूल में क्या कर दीजिए, भेज दीजिए, 5 साल का हो गया है। लेकिन सेन साहब कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई आजकल का जो है फिजूल खर्ची है ना। हमने क्या किया, तो इनका जो भी बिजनेस था वो मिस्त्री को बुला लेते हैं 1-2 घंटे के लिए, कहाँ पर, घर ही में, और उसको कहते हैं उसी के साथ ठोक पीट कुछ किया करेगा, हथौड़ी उठाएगा। तो कहते हैं ऐसा ठोक पीट करने से क्या होगा, तो कहते हैं इससे बच्चे की उंगलियां अभी से क्या हो जाएगी, औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, ये कह रहे हैं कि अभी से ही बच्चा का क्या हो जाएगा,
हाथ जो है उस पर बैठ जाएगा, कैसे कील चलाना है, कैसे कील ठोकना है, कैसे हथौड़ी चलाना है, कैसे क्या क्या औजार चलाना है, ये हाथ उनको अभी से ही बैठ जाएगा उस बच्चा का। कहते यही तो भारतीय लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, एक दिन का वाकया है, एक दिन की बात है, एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे, अखबार बांटने वाले, और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। सभी दोस्त बैठे हुए थे, उसमें एक जो है कम हैसियत के, यानी ज़्यादा अमीर नहीं थे, अखबार नवीस थे, सेनों के दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। साथ में उनका एक लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी। नहीं होता दोस्त बैठा था, आपका बच्चा बड़ी समझदार है, हरकत ही बता देता, समझदार बच्चा का हरकत ही बता देता कितना वो समझदार तेज तराक है ना। और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा, पूछ दिया कि बड़ा होनहार बच्चा है, स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, मतलब पत्रकार महोदय से पूछा गया, पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, इसके बीच में सेन साहब टुभक जाते हैं। सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। मतलब बोलना, पूछना बात ना कुछ नहीं, बीच में क्या हो जाना, टुभक जाना, इसी को मूर्ख कहते हैं। जिससे पूछा जाए उसी को जवाब देना चाहिए, कहीं बीच में जाकर के टुभुक टुभुक नहीं करना चाहिए, है ना। आपका बेटा क्या बनेगा नहीं बनेगा, क्या बनाने वाले, वो बाद में पता चलेगा। अब ये से इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, अब ये से कर रहे हैं। तो इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और वे ही बातें दोहराकर वे थकते नहीं थे। आपके समाज में भी इर्द गिर्द के बहुत सारे ऐसे गार्जियन होंगे जो अपना बेटा का दिन रात बड़ाई करते रहते होंगे, हमारा बेटा ये बनेगा, हमारा बेटा वो बनाएगा, हम बेटा को यहाँ भेजेंगे, हम बेटा को वहां भेजेंगे, बोलते रहते होंगे, है ना। चलिए, तो बीच में ये बोल देते हैं, कहते पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। पत्रकार महोदय जैसे चुपचाप मुस्कुराते रहे, चूंकि पूछा गया था पत्रकार महोदय से और उनको बोलने नहीं दिया गया, बीच में क्या कर दिए, सेन साहब बोल दिए। कहता जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, अब बीच में तो बोलिए दिए, फिर भी वो बोले कि आपके अपने बच्चे के बारे में क्या ख्याल है, क्या उनको आप बनाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, कौन, पत्रकार महोदय, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, कुछ बने या ना बने, जो कुछ बने उसका काम है। कहता है उसका काम है जो कुछ बने, आगे क्या बनेगा नहीं बनेगा उसका मतलब मर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो एक जेंटलमैन जरूर बने, एक अच्छा व्यक्ति जरूर बने, एक अच्छा नागरिक समाज में जरूर बने, और यही बहुत जरूरी है। आप ये बन गए तो कुछ ही बन सकते हैं, बाकी उसका काम जाने, उसे पूरी आज़ादी रहेगी, जो बनना है उसे पूरी आज़ादी रहेगी, कोई बंदिश नहीं रहेगा कि इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, जो मन है वो तुम कर सकते हो। कहता सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रछन्न व्यंग पर ऐठ कर रह गए। उनको ये व्यंग मतलब होता है ना, जैसे टोनबाजी कसना, है ना, इस टोन से जो है वो ऐठ कर रह जाते हैं कि हमारा ऊपर तंज कस दिया। नहीं, ये बोला हम अपना बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, तो वो पत्रकार महोदय कह दिए कि वो तो बात की बात है, जो बनना चाहता है वो बन सकता है, लेकिन ये क्या बने, सबसे पहले एक जेंटलमैन जरूर बने। जेंटलमैन बनने के बाद जो इनको बनना है, जो इसको बनना है, वो क्या कर सकता है, बन सकता है। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। जब बाहर कुछ शोरगुल हुआ तो ये उठकर बाहर जाने लगे, तभी जो है इनके मित्र भी सोचे कि हम लोग भी चलना चाहिए। बाहर सेन साहब का शोफर यानी ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर क्या झपट रहा था। आइए आगे कहता है, सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब को देखकर औरत क्या हो गई, सहम गई। क्यों? क्योंकि वो जो औरत थी उस सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर था उनकी पत्नी थी, और वो बच्चा था वो मदन था। उसका नाम क्या था, मदन। कहता है सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ इज्जत के साथ, देखिए साहब, अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। मतलब छूना भी अलाउ किसी को नहीं था, छू दिया तो उसको खैर नहीं है, एकदम अंगुली से दाग नहीं लगना चाहिए, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। इस पर वो क्या हुआ,
मारे लगी दौड़ पड़ा, गड़िया तो छू दूँ तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, खिया जाएगा, नहीं बोलते हैं? अरे बोलता है कि नहीं बोलता है? छुए दिल को तो कौची हो गलो, खिया गलो गड़िया। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही थी। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, मदन है ना, मदन लड़का का नाम क्या था, मदन, और ये मदन की माँ थी। लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। नहीं, सटे 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 होठों को देखकर नहीं होता, गुस्सा में आदमी मतलब चुप देख रहा है ऐसे करके होता है ना, तो सटे होठों को देखकर वो चुप रह गई, बेचारी डर गई कि कौची बोल देगा, है ना। चुप्पी के पहले का जो तूफान होता है वो बहुत खतरनाक होता है। कहता सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, एकदम संयम से लेकिन थोड़ा सा कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। ले जाओ अभी, लेकिन फिर दोबारा देखना ऐसी हरकत ना करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर लगता ठेल दिया था, ड्राइवर ने शायद उसे क्या कर दिया था, धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, और उसे क्या आ गई, चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, अगर उसको चोट ही लग गया तो ऐसी कौन सी बात हो गई, एक मामूली वो ड्राइवर था, है ना। आगे चलिए, कहता ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज सुनकर सेन साहब क्या हुए, लपके। सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। कहता इसी वक्त जो गाड़ी लगा हुआ था ना, उसके पीछे खटखट की आवाज होती है और वो सुनकर सेन साहब क्या होते हैं, दौड़ते हैं। और सोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर क्या हो गए, चल पड़े। जो भी इनके मित्र थे वो सारे अपनी अपनी गाड़ियों के पास क्या होने लगे, जाने लगे। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर, एक मिनट, गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे थे। मतलब अपना बेटा को गोद में लेकर के और हल्की सी मुस्कुराहट दे करके उसको क्या कर रहे थे, डांट रहे थे। ऐसे नहीं होता, गोदी में ले लिए ऐसे किया जाता है, बदमाश लड़का, तुमको दिमाग नहीं है, नहीं बोलता है ऐसे करके, तुम इंजीनियर का बच्चा है, तुम इससे बदमाशी करता है, एकदम प्यार से उसको डांट रहे थे। अब सोचो एक मदन जो था, एक गरीब का बच्चा था, और खाली केवल गाड़ी को इस करके क्या कर दिया, छू दिया, उसके लिए उसको जो है धकेल दिया, है ना, छूने की कोशिश कर रहा था और उसको धकेल दिया। और एक ही बच्चा जो है वो किसी के गाड़ी को कुछ सामान तोड़ भी देता है, प्लस इनके मित्र के सारे टायरों का हवा भी निकाल देता है, लेकिन उसको केवल समझा रहे हो भी प्यार से मुस्कुराते हुए, ठीक है। और मोटर की पिछली बत्ती लाल शीशा चकनाचूर हो गया था, तोड़ भी दिया था, लाल बत्ती को क्या कर दिया था, चकनाचूर भी कर दिया था, है ना। तो कहता है कि शीशा जो लाल बत्ती जो होता है, पीछे का जो लाल बत्ती होता है, उसको क्या कर दिया, चकनाचूर कर दिया, तोड़ दिया। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है, तोड़ दिया। कहता देखा आप लोगों ने बड़ा क्या हो गया है, शरारती हो गया है, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। मतलब कह रहे कि उसको कल पुर्जे जो भी उसका जो पुर्जा पाठ है उसमें इतना दिलचस्पी है कि हम क्या बताएं, एकदम इंजीनियर बनने का गुण इस एकरा में कूट कूट के भरल है। वो तोड़ा नहीं है, तुम प्यार से कह रहे हो, तोड़ा नहीं है, वो देख रहा था कि इसके अंदर जो लाल बत्ती जो जलता है वो कैसे जलता है। ये तोड़ा नहीं है, आप इसको तोड़ने में नहीं लीजिएगा कि बच्चा तोड़ दिया, तोड़ा नहीं है, वो चेक कर रहा था अगर बत्तियां जल रहा है तो लाल ही क्यों जल रहा है, कैसे जल रहा है ना, वो चेक कर रहा था। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है, ठीक है, वो देखना चाह रहा था ना कि इस बत्ती के अंदर क्या है, कैसे जल रहा था। कहता सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। सेन साहब जो है दोस्तों के साथ जो है उनके कार की तरफ चले, उनको विदा करने के लिए। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, मतलब मित्र की भाव भंगिमा कुछ नहीं देख रहे हैं कि वो क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। नहीं होता है कि आदमी व्यक्ति जो है खुद के अहंकार में जब घमंड में जब भरा रहता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति खुश है, आपके बोलने से खुश है कि दुख हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप जैसे आप भी कभी किसी के परिवार के यहाँ जाते होंगे
तो बहुत सारा व्यक्ति जो है कुछ भी बोल देता होगा आपको, या आपके सामने अपने बेटा को खूब बड़ाई करता होगा, तो आपको भी लगता होगा कि मतलब हम इतना क्या नालायक है, आपका बेटा बहुत लायक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारी भी एक मौसी है, खूब अपना बेटा को बड़ाई करती है, हर मम्मी चुपचाप सुनती है कि ठीक है तो कह बेटा तो कुल्ले ना लायक है, कुछ तो नहीं करता है, ठीक है तो कह लेकर बेटा गोड़ गार सुंदर बढ़िया है, नहीं तो मम्मी हम लोग के कहती आ करके ठीक है तो है, कोई बेटा अच्छा है, उसका बेटा अच्छा है तो बढ़िया ना है, बड़ाई करते रहती है, तुम बुराई करो, कहती हम कहे कि एगो काम न करा हो हमारे बेटा, तो एगो न काम कर तो दिन भर बैठे रहतो, और 8 बजे तो उठतो, 12 बजे उठतो, तो ऐसी बोली है कि 12 बजे उठा को कोई काम न करा को, उनको बड़ाई कर दो। जब जाती है जब बड़ाई करती है, खूब बड़ाई करते हैं। आप लोगों में भी ऐसे सब होता होगा? नहीं होता है। चलिए तो दोस्तों की जो है भाव भंगिमा नहीं देखते कि वो क्या सोच रहा है, देखते भी तो कुछ समझ पाते भी नहीं। अगर कहता है कि देखते भी ना तो कुछ समझ पाते, इसमें भी शक है, इसमें भी शक है कि वो कुछ समझ पाते। कहते मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। नमस्कार किए कि ठीक है अब इजाजत दीजिए, तो भाई ठीक है वो इजाजत है जाइए। तब जाकर के गाड़ी के पास जाते रुक जाते हैं, गाड़ी के टायरे पंचर है। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? यानी जो खोखा था, खोखा का ही नाम था क्या? कासू। तो सेन साहब कह रहे कि ऐसा तो नहीं है कि कासू ही हवा निकाल दिया। तब जो है शोफर कहता ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो। ड्राइवर को कहते कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ क्या करते हैं, बैठते हैं। उन्होंने कहा कि और भी चक्का को देख लीजिए, कहीं वो भी तो पंक्चर नहीं है, अगर है तो पाइप लाकर क्या कर दीजिए, हवा भर दीजिए। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा क्या है, निकली हुई थी। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। सोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। कहता है काम तो कासू बाबू का है, वही इधर खेल रहे थे। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी। एक और दोस्त थे मुखर्जी साहब, उनका गाड़ी जो था वो क्या था, अच्छा था, ठीक ठाक था, और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। एक ही गाड़ी में दोनों चले पड़े। पत्रकार महोदय चूंकि गरीब परिवार से थे तो उनके पास गाड़ी अपनी नहीं थी, तो वो उनके पास ही चले गए। किनके साथ? ये क्या नाम था, मुखर्जी साहब के साथ, है ना। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। लॉन में जो कुर्सी लगा हुआ था दोनों बैठ करके बातें करे, तब तक हवा भर रहा था। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी। हिकमत मतलब होता है कि वो उस चीज को उससे सीख लिया था, हवा निकालने की, ठीक है। हेलो, नहीं 10 बजे नहीं है, हम ग्रुप में 10 बजे कौन मैसेज कर दिया? अच्छा हम ग्रुप में मैसेज करते हैं, 5 मिनट में हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था, और मौका मिलते ही क्या करता, शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। कहता है कि जो हवा निकालने का जो गुण सीख लिया, तोड़ फोड़ का जो गुण सीख लिया, इसको से साफ पता चलता है कि ये जो है एकदम इंजीनियर बनने के गुण एकदम कूट कूट के इसको में भरल है। एकदम इंजीनियर बनवे करेगा भाई, ये सब दिख रहा है। बनने का क्या बन्नल है, इंजीनियर की बन्नल है, एकदम पूरा लक्षण में भरल है। भगवान एकदम फुर्सत में इसको लक्षण बना के दिए है ना। एकदम ये कहते हुए सेन साहब थकवे नहीं करते, एकदम जिसको से मिले यही बात कहते हैं। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही। ऐसी बेमतलब की बातें बहुत सारी होती रही, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रक्षत नहीं हो गए। मतलब जब तक कि वो रवाना नहीं हो गए तब तक यही सब बातें चलते रहा। क्या था?
अच्छा, रुखसत नहीं हो गया तब तक यही सब जो बातें वो क्या होते रहा, चलते रहा। सेन साहब अंदर लौटे तो बेटा को मदन के पिता, क्या है, बेरा ही है, लौटे तो बेरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था और अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बुला लाने को हुक्म दिया। अच्छा, बेरा किसी का नाम है यहाँ पे, ठीक है, उनके घर का नौकर का नाम होगा। बगल के गिरधर लाल जो बगल के ही आउट हाउस में रहता था, उनको बुलाने का क्या दिया, ऑर्डर दिया। सोचो कहा लगी, वो जो खाली छूने का कोशिश कर रहा था ओकरा लगी, अगर बेटा तोड़ फोड़ दिया उसका कोई मतलब कुछ नहीं होगा। बताइए तो, अजब इंजीनियर बाबू है। कहता गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा होता है। बताओ, बेचारा कोई जुर्म भी नहीं किया, फिर भी ऐसे खड़ा हो रहा है जैसे लग रहा है खून के जुर्म में कैदी कैसे जज के सामने खड़ा होता है, वैसे खड़ा हो गया। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है, बहुत शरारत हो गया है, बदमाश हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को गंदा किया, वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। बहुत हिम्मत बढ़ गया उसको, है ना, ये कह रहे हैं। कहता ऐसे ही लड़के जो है ना आगे चलकर चोर और गुंडा बनता है, गुंडा और क्या बनता है, चोर, गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था, बेचारा उसके यहाँ काम करता था, नौकर था, जी मालिक बनता होगा, है ना। तो सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। कहता कि चोर गुंडा की हालत क्या होती है तो जानबे करता है, और ऐसे ही बच्चे आगे जाकर चोर गुंडा बनता है, इसलिए उसको समझाओ। फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इतना डांट दिए और बाद कह दिए तुम जा सकते हो, उसको जाकर डांटो। क्या है, कहाँ पर ये ठंडी बेलौस मतलब थोड़ा सा ठंडे में, ठंडा होकर के गुस्सा रहे थे, ठंडे स्वर में ही वो बोल रहे थे, लेकिन गुस्सा में बोल रहे थे, ठीक है। आगे कहता है, उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह सैनागार गूंज गया। कहता बगल में ही रहता था, गिरधर लाल घरे गया और मदन को खूब पिटाई किया। ये बात जो बोले तो मदन को खूब पिटाई किया, और मदन जब पिटाया तो सेन साहब का जो सैनागार कक्ष था, जो सोने का जो कक्ष था, वो बिल्कुल गूंज उठा, क्योंकि अगल बगल में चिल्लाएगा तो आवाज तो अभी ना करेगा, गूंज उठा। और कहता है आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, जब बेटवा को मारा तो सुन करके अगर कान को तसल्ली मिला कि अगला के बेटवा दूसरा का बेटवा पिटा रहा है, हमारे बेटवा तो ठीक ठाक है, तो तसल्ली हुआ, एकदम बढ़िया से कहता है, किसको से, अपनी पत्नी से कहता है कि गिरधर लाल जो है ना वो क्या है, बड़ी समझदार आदमी है, बेटवा के पीट दिया तो समझदार हो गया, ठीक है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। गिरधर लाल ठीक है, ओकर बीवी जो है ना वही लड़का को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मदन की यही दवा है, उसको खूब पीटने के लिए कहो। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। बताओ तो भला, बचवा के कह रहा है खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड अस्पायर द चाइल्ड, कर स्पेयर द रॉड एंड स्पेयर द, सॉरी स्पॉइल होगा, है ना, स्पॉइल है यहाँ पे, देखिए तो क्या है, उसमें क्या है, स्पॉइल ही है क्या, स्पेयर, यहाँ पर स्पेयर ही है, ये स्पेयर ही है। अच्छा, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। स्पेयर द रॉड यानी कह रहा है, स्पेयर मतलब क्या होगा इंग्लिश, स्पेयर मतलब बर्बाद, स्पॉइल मतलब बर्बाद होना होता है। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड मतलब हो जाएगा कि स्पेयर मतलब क्या होता है, एक मिनट रुकिए देख लेते हैं। स्पेयर क्या होता है, स्पेयर है, स्पेयर है, स्पेयर
ये कह रहा है ना, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कहता कि ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चा क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चा क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कहता है माता सेन की नींद उचट गई थी। कहता माता सेन की नींद जो है वो उचट गई थी, मतलब नींद जो है वो खराब हो गया था। किनका? सेन साहब की पत्नी का। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी। अब हस्बैंड है, नहीं होता है कि दूसरा अगर बकबक करे तो उसको तो चुप करा सकते हैं, खुद जब हस्बैंड भी बकबक करे तो उसको कैसे चुप कराएंगे, है ना। तो बकबक से जो है ना एकदम बिल्कुल वो क्या हो गई थी, झल्ला गई थी, गुस्सा आ गई थी। लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। अब बेचारी क्या करेगी, कमबख्त कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मतलब ये भी जो है गुस्सा किस पर उतार रहे हैं, मदन पर। बेचारी क्या करती, बेचारी बोलना तो नहीं चाह रही है, लेकिन गुस्सा में आदमी क्या करे, हस्बैंड को ही मदन समझ के बोल रहा है, भिखमंगा कहीं का, है ना। कहता मदन का आर्त रुदन रुक गया था। कहता मदन को जो है रोना जो है रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के सेनागार तक नहीं पहुंच सकती थी। कहता सिसकियां नहीं होता जब रोने के बाद ऐसे करता है, तो वो जो है सेनागार तक जहां सो रहे तो वहां तक नहीं पहुंच सकता था। कहता लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया था। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत क्या हो गई, मचल गई। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन से कहा हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। कहता एक दिन जो बगल वाली गली में खोखा जो है खेलते हुए चला जाता है, जहां मदन जो है आवारागर्द दोस्तों के साथ, जिसको आवारा कहा गया है, उसके साथ खेल रहा था। तब जाकर के कासू जो है यानी खोखा कहता है कि हमें भी लट्टू दो, हम भी खेलेगा, है ना। मतलब रौब में कहता है हम भी खेलेगा। जैसे कौओं की जमात में एक हंस जो है शामिल होने के लिए क्या हो जाता है, ललक जाता है। वो सब कौए ना था, आवारागर्द छोकरा कौआ, काला कौआ, हंस सफेद होता है। तो वहां पे जो है कह रहा है कि कौओं की जमात में हंस जो है शामिल होने के लिए क्या हो गया, ललक गया। दूसरे लड़कों का कोई खास उज्ज नहीं थी, वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदे को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। कहता दूसरा बच्चा को कोई दिक्कत नहीं था उससे। दूसरा बच्चा जो है वो देख रहा था कि रईस ज्यादा है, अगर हमारे साथ खेलेगा कुछ फायदे होगा, तो फायदा को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर कौन था, मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया अबे भाग जा यहां से, है ना, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, लट्टू है भी लट्टू तेरे। कौन ग्रुप में मैसेज कर दिया है जी। तो कहता है कि बड़ा है लट्टू खेलने वाला, लट्टू है तुम्हारे पास, है भी लट्टू तुम्हारे पास, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ जाके, लट्टू है तेरे पास, मोटर पर बैठ जाके, है ना। कासू तैस में आ गया, एकदम तैस में, हम भी खेलेंगे। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। नौकर को भी मारता था, अपनी बड़ी बहन को भी मारता था, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं थी कि उसको कोई कुछ बोल दे। उसने आओ देखा न ताओ, अब मदन को एक घूंसा दे दिया, है ना। जैसे ही बोला कि जाके अपनी बाबा की मोटर कार पर बैठ, आओ देखा न ताओ, ऐसे बोल मत, तू दे दिया एक घूंसा। जैसे ही एक घूंसा दिया, चोर गुंडा होने वाला मदन भी कब मानने वाला था, तो बदमाश है ये था। कहता है कि वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्वद युद्ध को मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की थी। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी, ठीक है। यह तुलना यहां पर बताया गया है कि, लेकिन यह लड़ाई जो है ना हड्डी और मांस की थी। हड्डी बताया गया किसको, मदन को, और कासू को बताया गया क्या, मांस। पिल्ला
बंगले की पिल्ला यानी कासू को बताया गया बंगला का पिल्ला, गली का कुत्ता बताया गया है मदन को। अहाते में यही लड़ाई अगर हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। कहता अगर घरवा में अगर यही लड़ाई रहता ना तो कासू क्या हो जाता, शेर हो जाता। लेकिन यह मदन मार के तोड़ दिया, 2 गो दत्तों तोड़ देता है। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहां। कहता है कि मदन और महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, महल वाला ही जीतता है। अगर महल और झोपड़ी का मतलब यहां अमीर और गरीब से है। अगर कोई अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति है, गलती अगर अमीर व्यक्ति की भी है, अब बाजार में हो गया मान लो झगड़ा, एगो गरीब है एगो अमीर है, तो लोग जो है ना, लोग जो है वो गरीब की तरफ से नहीं बोलेंगे, गरीब की तरफ से नहीं बोलेंगे, वो अमीर की तरफ से बोलेंगे। तो फलनवा से उलझेगा नहीं है, तो जाना ही उनका कितना पैसा है, तो इसी नहा दो पैसा से, तो उनका से टकराएगा नहीं है, नहीं बोलते हैं। बोली दलखिन तो कौचो गली चुप रहा, 2 गाड़िए ना दे दलखुन, चुप रहा तू, कौचो गली तोरा से घट जिमी, माफी मांगो। मतलब गलती उसी का है, लेकिन फिर भी जो है लोग गरीब की तरफ से नहीं बोलते, किसकी तरफ से बोलते हैं, अमीर की तरफ से ही बोलते। इसलिए कि हो सकता है कभी जरूरत पड़े तो हमारा मदद कर दे भाई, हम उनकी तरफ से बोले हैं। तो कह रहा है कि लेकिन बच्चों को इतनी अक्ल कहाँ, उन्होंने न तो अपने दुर्दमनीय लीडर की मदद, ठीक वो है ना, लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही मदद की। ना तो उस बचपन जो है ना इसको मदद किया ना उसको मदद किया, वो खड़ा होकर के मजा लेने लगा, चलो आज का मजा का इंतजाम हो गया, आज का पार्टी हो गया। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। जैसे लड़ाई खत्म हुआ वहां से सब भाग गए, कहले डर से कि अब तो भाई मार पड़ेगा, है ना। तो आगे कहता है मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहा 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। डर से बेचारा नहीं लौटा कि गाड़ी छुए थे नहीं तो इतना मार पड़ा था, आज तो उसको तोड़ दिए मार के। अब क्या होगा भगवान जाने, राम जाने आज हमको कौन बचाएगा। बेचारा भागल रहा, 8-9 बजे घरे जेबे करता, कहाँ जाएगा, 5 साल का बचवा कहाँ जाएगा, घरे गया, इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, डेली मार खाते रहता था। हम ये पहले जाते थे तो मान लो कि 7-8 बजे तक कभी कभी जो खेले में, संडे रहा तो संडे की पिटाई लिखल था, तो हम ढीठ हो गए थे, पिटाना तो है ये संडे के, चल आज खेल ले मन भर। खेल लिए, घरे पापा आए, अभी तक नहीं लो, हाँ कहाँ हो, आवे आज आए, कहाँ नहीं, अभी तक कुछ करते नहीं, अभी तो पढ़े 2-4 पिटा गए, ही करके भाग गए, है ना। और जखनी थोड़ा सा रो गए फिर छोड़ दिए तो उधर भाग गए। तो इसी प्रकार से मदन भी समझ गया था डेली तो पिटाने है ये है, तब कितना क्या करते, चलो कमर उमर कस लिया कि चलो भाई मारे खाना है। डर था तो यही कि आज मार थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, मतलब और बुरा लगेगा, आज बेटवा के मारे भाई तो आज थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। डेली तो पिटाई में करते हैं लेकिन आज थोड़ा सा और ज्यादा लगेगा, चलो ठीक है। कहता लेकिन उपाय ही क्या था, उपाय क्या था, पिटाना है ये है। वह पहले रसोई घर में घुसा, पहले खा पी के मजबूत हो जाता है। मां नहीं थी, बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया। पहले खा लिया कि पिटैला के बाद तो फिर खाने मिलेगा नहीं, पहले खा लो फिर पिटा लेंगे। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। नहीं होता है कि मान लो तुम लेट से गया कहीं से, मम्मी पापा कौची सुन रहे, जरा सा सुन लेते हैं, कौची बोल रहे हैं, हमारे बारे में तो ना बोल रहे हैं, कितना पिटाएंगे नहीं पिटाएंगे, सुन लेते हैं। जैसे ही सुनने का जरा रखल था कोई बर्तन, कहता उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने फिर यही कहा, आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब बेटवा को पीटा ना तो गिरधर लाल को बुलाया गया, सेन साहब बुलाए और उसको क्या करते निकाल दिए घर से, क्या कर दिए, नौकरी से निकाल दिए कि भाई घर छोड़ कर तुम जा सकते हो, नौकरी की अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना।
मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी, मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी कि मदन ने पीटा, क्या किया नहीं किया। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता, कहता अगर सजा की बात होती तो सुनने की कोशिश भी करता, लेकिन वह दबे दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से क्या हो गया, टकरा गया। लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने को तैयार हो गए। ऐसे करके हाथ क्या हो गया, ऐसे करके खड़ा हो गया कि अब तो पिटाना है, ये बेल्ट उल्ट से मारवे करेंगे आज, लाओ भाई थोड़ा सा ऐसे कर, तो ऐसे करके हाथ बांध के क्या हो गया, खड़ा हो गया। ठीक है, तैयार हो गया और छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। बताए ना, ऐसे करके क्या हो गया, खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ रोता भी था। तो कैसे, कहा कि बेचारा बिना गलती के पिटाता था ना, बिना गलती के सेन साहब पिटवाते रहते थे। कहता गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। मदन जो है अपना दांत क्या हुआ, एकदम जब मारवे करेंगे तो थोड़ा सा दांतों तो खींच लेता कि चलो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, है ना। तो दांत एकदम पूरा खींच करके मुट्ठी उठी बांध करके ऐसे करके खड़ा हो गया। ऐसे कर लेता थोड़ा चोट उट कम लगता है ना, शरीर को थोड़ा सा टाइट करने पर जो है चोट क्या लगता है, कम लगता है। कहता गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। मदन को क्या करता, पीटने के बजाय उसको गोद में उठा लेता है। अब तो बेचारा आश्चर्यचकित भौचक्का रह जाता, ये क्या हो गया, सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल गया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर भी ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा। कहता है कि अगर कभी किया, मतलब गिरधर जो है कभी भी अपने बेटा को उस प्रकार से प्यार नहीं किया था। तो यहां पर कह रहा है कि उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। मतलब कह रहा है कि नौकरी से उसको निकाल देता है, नौकरी से निकाल देता है, लेकिन उसको फिर भी उसकी कोई परवाह नहीं होती है। कहता है शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बेखौफ खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। कहता एक तेरा बाप है जो उसके जो है बेफिजूल की बातें सुन करके और तुमको बार बार पीटता रहा। तुम अगर गलती में नहीं भी थे फिर भी हम तुमको पीटते रहे, लेकिन एक तुम हो जो अपने जो है गलती ना होने का जो है, अगर गलती नहीं है तो तुम उससे डरे नहीं और उसको क्या किए, उसको जो है दांत तोड़ दिए, है ना। खत्म हो गया। चलिए, तो ये आपका था, कहानी था। अब हम कहानी के आधार पर प्रश्न उत्तर को देखेंगे, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ लीजिए।